गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं रोहित कुमार आज आप लोग के साथ सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको हम लोग सिंपली फुल वेव रेक्टिफायर भी कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फुल वेव रेक्टिफायर क्या होता है, उसका डायग्राम देखेंगे, फिर उसका वर्किंग को समझेंगे और इसको सेम 8 वे पे एनालिसिस करेंगे जिस पे हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर का एनालाइज किए थे। तो अगर किसी ने हाफ वेव रेक्टिफायर का वीडियो नहीं देखा तो देख लीजिए, जिससे कि यह लेक्चर आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं सेंटर टैप्ड फुल वेव रेक्टिफायर। फर्स्ट पॉइंट इसमें डिस्कस करते हैं। तो पहला बोलता है कि इट रिक्वायर्स ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। स्टेप डाउन क्या होता है? N1 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, N2 इसमें नंबर ऑफ टर्न्स है, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी वाइंडिंग, नंबर ऑफ टर्न्स में इन सेकेंडरी वाइंडिंग। N1 क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन N2। इसको बोलते हैं स्टेप डाउन। ये क्यों जरूरत होता है? इसका दो रीजन है। पहला, क्योंकि हमको यहाँ पर जो है इंड्यूस्ड होना चाहिए लो AC इनपुट, और दूसरा रीजन क्या है, जो अगर हम डायोड यूज कर रहे हैं तो वो बर्न ना हो। ठीक है, तो इसके लिए हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करते हैं। और क्या कर रहे हैं, जो दूसरा स्टेप डाउन जिसमें जो सेकेंडरी वाइंडिंग है ये वाला, इसको हम सेंटर टैप्ड कहते हैं। ये आपका सेंटर टैप्ड ट्रांसफार्मर का एक डायग्राम है। ये आप देख सकते हैं, प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग को क्या सेंटर से एक लाइन लिया है और इस लाइन को हम ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, जब इसको ग्राउंड करते हैं तो इसमें जो अगर ये पॉजिटिव और निगेटिव है तो यहाँ जो इंड्यूस्ड होगा पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ भी होगा पॉजिटिव निगेटिव। ये अगर 20 वोल्ट, अगर ये 40 को 20 में कन्वर्ट कर रहा है और अगर यहाँ 20 हो रहा है तो ये भी 10 वोल्ट होगा, ये भी 10 वोल्ट होगा। अंतर क्या होगा, ये प्लस 10 वोल्ट होगा, ये माइनस 2, मतलब पोलरिटी उल्टा होगा लेकिन वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, तो वही बोल रहा है व्हेन द सेंटर टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्राउंडेड। अब इसको जब सेकेंडरी वाइंडिंग को जो सेंटर टैप किए उसको ग्राउंड किए, द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। दोनों क्या है, 10 वोल्ट है, लेकिन अपोजिट पर, यानी +10 है, ये -10 है। ठीक है, तो आप इंड्यूस कैसे होगा ये देख लेते हैं। ये प्लस ये माइनस होगा तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस होगा। ठीक है, जब माइनस प्लस यहाँ होगा तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, प्लस होगा। पोलरिटी आप इसको समझ लीजिए, इस तरह से इंड्यूस होगा। ठीक है, अपोजिट इन पोलरिटी। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम सबसे पहले इसका डायग्राम देखते हैं। इसमें पहला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ वेव रेक्टिफायर होगा। वो देखेंगे कैसे। हम एक इनपुट लिए, डायग्राम हम देख रहे हैं, इनपुट लिए, ट्रांसफार्मर लिए, इसको सेंटर टैप किए। सेंटर टैप को देख सकते हैं आप, ग्राउंड किए। अब क्या है, जो हमको Vsec मिला, Vsec/2 इधर मिला। ठीक है, यहाँ जो सेकेंडरी वाइंडिंग में वोल्टेज आया उसको बाय टू इधर मिला। ठीक है, यहाँ एक डायोड सेम पोलरिटी में, उससे दोनों का कॉम्बिनेशन से एक कनेक्शन कर दिए लोड रेजिस्टेंस। ये इसका डायग्राम हुआ। ठीक है, अब इसका हम वर्किंग अब देख कैसे 2 कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ वेव, ये एक बार देख लेते हैं। अगर हम इसको हटा दे तो कह सकते हैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर है, अगर इसको हटा दे फिर कह सकते हैं एक हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, बस खाली सेंटर टैप एक अलग यूज किया, तो हम कह सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ वेव रेक्टिफायर है। हम इसको आगे देखेंगे कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ 2 हाफ वेव रेक्टिफायर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें और ये काम कैसे करता है। हमको यहाँ इनपुट मिला। ठीक है, तो यहाँ अगर पहला पॉजिटिव पिक लेते हैं तो यहाँ प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा, यहाँ प्लस मिलेगा, माइनस मिलेगा। ठीक है, जब ये प्लस है, ये क्या होगा, D1 फॉरवर्ड वाइज ये कंडक्ट करेगा हमको आउटपुट, और ये निगेटिव हुआ, ये रिवर्स वाइज ये कंडक्ट नहीं करेगा, तो हमको आउटपुट इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा लेते हैं, जब ये निगेटिव पैक लेते हैं तो यहाँ निगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव, ये पॉजिटिव। D1 क्या, और रिवर्स बायस, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ये क्या होगा, D2 और फॉरवर्ड बायस, ये कंडक्ट करेगा, हमको आउटपुट इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख सकते हैं ये भी तभी कंडक्ट कर रहा है जब ये पॉजिटिव हो रहा है, यानी आउटपुट हमको इस तरह का मिलेगा ही। और ये भी तभी कंडक्ट कर रहा है जब ये निगेटिव में भी तब कंडक्ट कर रहा है जब ये पॉजिटिव, यानी इससे फ्लो क्या हो रहा है, पहले करंट इधर से ही आ रहा है, तो हमको ये भी पिक क्या देगा, हमको पॉजिटिव ही देगा। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं आउटपुट किस तरह कंडक्ट कर रहा है। जब पॉजिटिव पिक है तो D1 के कारण ये फॉरवर्ड बायस होगा और कंडक्ट करके हमको पॉजिटिव पिक देगा। ठीक है, D1 के कारण फॉरवर्ड बायस। जब निगेटिव होगा, जब भी निगेटिव होगा, ये निगेटिव इनपुट देंगे तो D2 के, लेकिन वो पिक भी पॉजिटिव ही देगा और फॉरवर्ड वाइज होकर कंडक्ट करेगा। फिर उसी तरह जब पॉजिटिव D1, जब निगेटिव हुआ D2, और इसका ओवरऑल ग्राफ हम देख सकते हैं हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर हमको इसको निगेटिव पिक लाना है कि हमको हमेशा निगेटिव पिक आए, या तो हमेशा पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव आएगा हमेशा, क्योंकि हमको बाय डायरेक्शनल से यूनिडायरेक्शनल में कन्वर्ट होना। आपको पता है रेक्टिफायर क्या होता है, बाय डायरेक्शनल करंट से यूनिडायरेक्शनल में करता है। अब हम देख सकते हैं ये अगर इसको रिप्लेस करके यहाँ ये लगा दे, इसको रिप्लेस करके यही डायोड इस तरह लगा दे, उसका बायसिंग अलग कर दें, तो हमको हमेशा क्या मिलेगा, निगेटिव पिक मिलेगा। ठीक है, हम देख लिए। अब हमको एनालिसिस करेंगे, सेम 8 वे पे करेंगे जिसपे हाफ वेव रेक्टिफायर के। तो सबसे पहले हम करेंगे एनालिसिस में, जानेंगे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। अब क्या है, इस डायग्राम में हम फिर से एक बार देखते हैं। ये आपको क्या है, ग्राउंड, ये है आपको ग्राउंड है। तो अगर हमको इस रेसिस्टेंस को इसके अक्रॉस लगा दें तो ये, और ग्राउंड है तो हमको कोई दिक्कत नहीं। इससे हमको क्या क्लियर दिख रहा है कि क्लोज लूप है, यहाँ से भी क्लोज लूप है, लेकिन इससे क्लियर दिखेगा कि आपको क्लोज लूप है, ताकि KVL अप्लाई कर सकें। तो वही काम हम इस फिगर में किए हैं।
यहाँ पर हम इसको उठा के यहाँ ला दिया और ये ग्राउंडेड है, दोनों ग्राउंडेड है तो एक टर्मिनल में जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहला केस लेते हैं जब 0 से अल्फा पाए, यानी यहाँ से 0 से पाए गए, यानी पॉजिटिव पीक की बात कर रहे हैं। जब भी पॉजिटिव पीक होगा D1 फॉरवर्ड बायस होगा, ये रिवर्स बायस होगा, करंट इधर से फ्लो करेगा। आपको केवीएल लिखने पता है क्या होगा, यहाँ सपोज ये 2VI इंड्यूस्ड हो रहा है यहाँ पर सेकेंडरी में, तो यहाँ भी VI होगा, यहाँ भी VI होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा -VI प्लस D1 जब फॉरवर्ड बायस होगा तो RF एक स्मॉल रेजिस्टेंस फ्लो करता है, I करंट फ्लो IRF प्लस IRL को हमको इससे मिल गया I = VI RF प्लस RL। अब आगे मूव करते हैं, आपको पता है VI ये कर्व है, ठीक है, और इसका मैक्सिमम मानते हैं VM पीक है, तो हम क्या लिखते हैं VI को VM sin अल्फा बाय, तो लिखा जाएगा VM sin अल्फा बाय RF प्लस RL। V/R क्या होता है करंट, तो इसको लिख दिया I = IM sin अल्फा, मतलब हमको I = क्या मिल रहा है IM sin अल्फा, कब, जब अल्फा वेरी कर रहा है 0 से पाए। सेकंड केस लेते हैं, अल्फा वेरी करेगा पाई से 2 पाए, ये आपका केस हुआ सेकंड, जब ये पीक पाई से 2 पाए अल्फा वेरी कर रहा है। तो जब अल्फा पाई से 2 पाए करेगा तो क्या होगा, अब D2 फॉरवर्ड बायस होगा, इसमें देख सकते हैं ये रिवर्स बायस हो जाएगा, ये रिवर्स बायस होगा, ये कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ये रिवर्स ये कंडक्ट करेगा, तो अब करंट इसमें फ्लो होगा, ये भी शॉर्ट RF हमको रेसिस्टेंस देगा। तो अब हम इसमें देख सकते हैं कि सेम जब KVL अप्लाई करेंगे तो वही -VI प्लस IRF प्लस IRL की कुछ सेम करंट फ्लो करेगा, सेम रेसिस्टेंस है, सेम वोल्टेज है, तो सेम करंट फ्लो करेगा I ही, तो हमको इससे I मिल गया VI RF प्लस RL। अब हमको यहाँ VI क्या है, हम इस पीक के लिए लिख दिए पाई से 2 पाई में हमको ये है, अब मानते हैं इसका -VM पीक है, मैक्सिमम पीक है -VM, तो हम इसको लिख सकते हैं VI को कि -VM sin अल्फा। ठीक है, तो अब क्या -VM RF अल्फा को -IM लिख सकते हैं, तो हमको I क्या मिल गया -IM sin अल्फा। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे हम इस पोर्शन को सिर्फ लिख रहे हैं, तो इसका मैक्सिमम पीक क्या है -VM, तो इसको किससे डिनोट करेंगे -VM sin अल्फा। ठीक है, तो हमको मिल गया I = -IM अल्फा। तो दोनों को मिला के हम देख सकते हैं हमको क्या मिल रहा है, I = मिल रहा है IM sin अल्फा जब 0 से अल्फा पाए है, I = मिल रहा है -IM sin अल्फा जब अल्फा क्या है पाए से 2 पाए है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बेसिस पे हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, तो एवरेज वैल्यू या DC वैल्यू क्या होता है, एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू। ठीक है, तो IDC क्या हुआ, हमको एवरेज ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू I, और एवरेज क्या होता है एरिया अपॉन टाइम पीरियड। एरिया हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका अगर एरिया मतलब इंटीग्रेशन ले ले, इसका इंटीग्रेशन ले ले, तो 2 इंटीग्रेशन होगा, एक तो 0 से पाए होगा IM sin अल्फा के लिए, एक पाई से 2 पाए होगा -IM sin अल्फा के लिए। तो इसका एरिया अपॉन टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या है 1/2 पाए। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है 2 पाए, तो क्या हो जाएगा 1 टाइम पीरियड क्या हो जाएगा 1/2 पाए। तो हम इससे हम क्या है DC कैलकुलेट करते हैं, तो IDC क्या आएगा 1/2 पाए 0 से 2 पाए I D अल्फा, I है D अल्फा। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं, तो IDC को हम अलग फिर अब उसको तोड़ दिए, 1/2 पाए 0 से पाए IM sin अल्फा प्लस पाई से 2 पाए -IM sin अल्फा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो IDC = 2IM बाय पाए आएगा, सॉल्व करके भी दिखाते हैं। IM हम दोनों से बाहर ले सकते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 0 से पाए sin अल्फा D अल्फा, तो sin अल्फा D अल्फा मिलेगा, तो हम यहाँ देख सकते हैं sin अल्फा क्या होता है cos अल्फा माइनस cos अल्फा होता है 0 से पाए। ठीक है, तो यहाँ हम जब करेंगे तो हमको क्या मिलेगा cos पाई क्या होता है -1 क्या हुआ 2, यहाँ से हमको मिला 2। ठीक है, अब हम इसी तरह यहाँ से करेंगे, माइनस बाहर ले लिए तो IM sin अल्फा यहाँ भी क्या मिलेगा हमको, माइनस जब बाहर ले लेंगे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि sin अल्फा क्या होता है cos अल्फा, प्लस हो जाएगा, और इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 2, तो 2 + 2 क्या हो गया 4, तो 1/2 पाई इंटू 4, इसे IM बाहर निकाल चुके हैं। ठीक है, 2 कट गया, तो इनके बाद 2IM/पाई, हमको IDC क्या मिला 2IM/पाई। इसको आप लोग खुद से कैलकुलेट करके देखिए, इतना वैल्यू आ जाएगा। IDC आपको क्या मिलेगा 2, यहाँ sin अल्फा D अल्फा लिख दीजिएगा। ठीक है, तो आपको क्या मिल गया IDC = 2IM/पाई। तो अभी हम बोल रहे थे अब हाफ वेव रेक्टिफायर का क्या था IDC IM/पाई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक डायोड से IM/पाई जा रहा है, एक डायोड से IM/पाई रहा है फुल वेव रेक्टिफायर में, और टोटल हमको क्या मिल रहा है 2IM/पाई मिल रहा है। तो इसलिए हम कह रहे थे क्या ये कॉम्बिनेशन ऑफ क्या है 2 हाफ वेव रेक्टिफायर। यहाँ से भी आपको प्रूफ हो जाता है, यहाँ से क्या गया IM/पाई, यहाँ से भी क्या गया IM/पाई, हमको फाइनल क्या मिला DC वैल्यू 2IM/पाई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं RMS करंट। RMS पता है रूट मीन स्क्वायर, उल्टा लिखते हैं। RMS क्या है RMS वैल्यू ऑफ I इंस्टेंटेनियस करंट का। तो क्या होगा पहले इसको स्क्वायर करेंगे, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करेंगे I का, फिर उसका मीन लेंगे, मीन क्या है टाइम पीरियड 1 टाइम पीरियड, और फिर उसका रूट लेंगे। ठीक है, अब क्या है हमको इसका स्क्वायर कर दें दोनों साइड, तो इसका रूट हट जाएगा,
ठीक है। 1/2 पाई जीरो से, अब हम इसको तोड़ेंगे तो आई दोनों वैल्यू अलग अलग है, एक तो जीरो से पाई हो जाएगा, आई एम साइन अल्फा होता है तो आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। अब प्लस 1/2 पाई, अब क्या पाई से 2 अल्फा, उसमें क्या होता है माइनस आई एम साइन अल्फा। जब स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा तो क्या मिलेगा हमको, फिर से सेम मिलेगा आई एम स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। तो अब हम इससे क्या करेंगे, आई एम स्क्वायर दोनों से कॉमन है तो बाहर ले लेंगे। अब क्या जीरो से पाई साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा, पाई से 2 पाई साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा मिल रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर अल्फा डी, क्योंकि अब माइनस टर्म स्क्वायर करने के बाद प्लस हो गया, तो हमको मिल गया आई एम स्क्वायर बाय 2 पाई और 0 से 2 पाई साइन स्क्वायर अल्फा डी अल्फा। अब साइन स्क्वायर अल्फा को हम लोग लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा बाय 2, ठीक है, या 2 साइन स्क्वायर अल्फा को लिखते हैं 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, तो हम इसको लिख दिए। अब क्या है, अब हम इससे 2 बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा आई एम स्क्वायर बाय 4 पाई। अब आई एम स्क्वायर बाय 4 पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई 1 माइनस कॉस 2 अल्फा होगा, ठीक है। 1 का क्या हो जाएगा, जब 0 से 2 पाई है तो 1 का अल्फा होगा, 2 पाई माइनस 0 तो क्या होगा 2 पाई, ये हमको मिल गया। अब कॉस अल्फा क्या होता है, साइन अल्फा साइन 2 पाई माइनस साइन 0 0 ही होगा, तो ये 0 हो जाएगा हमको ओवरऑल, ठीक है। आप स्टेप बाय स्टेप कॉपी में कर सकते हैं। तो इससे हम 2 कट गया, 2 पाई से 2 से कट गया तो हमको आई एम स्क्वायर बाय 2 मिला, यानी आई आर एम एस हमको क्या मिल रहा है आई एम बाय √2। इससे हम रूट मीन स्क्वायर करंट भी कैलकुलेट कर रहे, कितना मिला हमको आई एम बाय √2, इसका वैल्यू ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे रिपल फैक्टर का कैलकुलेट करेंगे। रिपल फैक्टर आपको पता है क्या बताता है कि कितना एसी प्रेजेंट है, अनवांटेड एसी प्रेजेंट है डीसी में। क्योंकि हम रेक्टिफायर में क्या कर रहे हैं, डीसी एसी टू डीसी कर रहे हैं, तो जो डीसी कन्वर्ट हो रहा है उसमें कितना अनवांटेड एसी प्रेजेंट है वो क्या बताएगा रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर का फॉर्मूला था रूट अंडर आई आर एम एस बाय आई डी सी का होल स्क्वायर माइनस 1। आई आर एम एस हम कैलकुलेट करके आई एम बाय √2 है, आई डी सी का 2 आई एम बाय पाई, बस दोनों का स्क्वायर आई एम एम कट गया, ठीक है। तो हमको ये क्या है, ये पाई ऊपर चल जाएगा तो हमको पाई स्क्वायर बाय बोलना 2√2 का होल स्क्वायर क्या होगा, इसका 2 का 4 4 2 8 पाई स्क्वायर बाय 8 माइनस 1। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आ रहेगा क्या 0.483। हमको हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में रिपल फैक्टर बहुत ज़्यादा था 1.21, तो उसमें क्या था एसी कंपोनेंट बहुत ज़्यादा था। यहाँ क्या मतलब बहुत अच्छा रेक्टिफाई कर पा रहा है। यहाँ एसी कंपोनेंट क्या 0.483 कंपेयर टू डीसी बहुत ज़्यादा है। वहाँ क्या था एसी बहुत ज़्यादा था, यहाँ क्या है डीसी बहुत ज़्यादा है। यहाँ मतलब डीसी अच्छा है, यानी ये अच्छे से कन्वर्ट कर पा रहा है, ठीक है। तो हमको रिपल फैक्टर मिल गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हमको एफिशिएंसी देखेंगे। एफिशिएंसी बताया, एफिशिएंसी क्या होता है, किसी भी का एबिलिटी बताता है कि वो कोई काम कितना अच्छा कर रहा है। रेक्टिफायर क्या कर रहा है, एसी को डीसी में कन्वर्ट कर रहा है, तो वो बताएगा क्या कितना अच्छा से डीसी में कन्वर्ट कर पा रहा है। यानी इनपुट पावर जो एसी पावर होगा अपन अगर डीसी पावर का रेशियो ले लें, डीसी पावर और इनपुट पावर का, आउटपुट बाय इनपुट कर देते हमको एफिशिएंसी मिल जाएगा। तो वो एफिशिएंसी क्या मिलेगा, डीसी आउटपुट पावर अपन इनपुट पावर। अगर परसेंटेज कर दे तो उसे इंटू 100 कर दिए, ठीक है। डीसी पावर आपको पता है क्या होगा, अगर ये आउटपुट है आरएल के थ्रू आउटपुट आरडीसी फ्लो कर रहा था, आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल, और इनपुट पावर आपको पता है आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आरएफ प्लस आरएल। क्यों, क्योंकि हमेशा एक ही फॉरवर्ड वाइस हो रहा है, दो नहीं हो रहा है, इसलिए एक ही आरएफ होगा, ठीक है। क्योंकि जब पॉजिटिव पीक में पहला D1 फॉरवर्ड हो रहा है तो उसके कारण आरएफ आ रहा है, जब निगेटिव बायस होगा तो हमको आरएफ क्या है D2 के कारण आएगा। लेकिन हमेशा एक टाइम पर एक ही हो रहा है, इसलिए आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आरएफ प्लस आरएल होगा, ठीक है। अब इसका हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिल गया परसेंटेज, पीडीसी क्या है आई स्क्वायर डीसी इंटू आरएल, ये हमको क्या मिल गया आई स्क्वायर आरएमएस इंटू आरएफ प्लस आरएल इंटू 100। अब आईडीसी का वैल्यू पुट कर दिए हम, क्या होता है 4 आईडीसी स्क्वायर हो जाएगा 2m बाय पाई होता है, 4 IM स्क्वायर बाय पाई स्क्वायर मिल गया इंटू आरएल। और ये क्या हो जाएगा आरएमएस क्या हमको मिलता था IM बाय √2, तो स्क्वायर करके IM स्क्वायर बाय 2 इंटू आरएल प्लस आरएल। हम यहाँ से IM स्क्वायर कट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्या हो गया, ये 2 ऊपर चल गया, ये पाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो 2 इंटू 4 आरएल अपॉन पाई स्क्वायर आरएफ प्लस आरएल इंटू 100। आप देख सकते हैं हर चीज डबल हो रहा है। ये था आपका हाफ वेव रेक्टिफायर, ये प्लस इंटू 2 हो गया, क्यों, क्योंकि दो अलग अलग डायोड है। इंटू 2 होने के कारण क्या एफिशिएंसी हमको क्या हो गया, जहाँ वहाँ होता था 40.5 इंटू आरएल बाय आरएफ प्लस आरएल, यहाँ क्या हुआ 81 इंटू आरएल बाय आरएफ प्लस आरएल। मतलब इसका मैक्सिमम एफिशिएंसी क्या मिल सकता है हमको 81%। वहाँ क्या हमको मैक्सिमम मिल सकता मिल रहा था 40.5%। 81% एफिशिएंसी मतलब क्या है, मात्र 19% मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम हमको इतना मिल सकता है, ठीक है। 81% मैक्सिमम कब होगा, जब हमको आइडियल डायोड यूज करेंगे, आरएफ 0 होगा। तो मतलब 81% क्या होगा, जो हम रेक्टिफायर का आउटपुट होगा उसमें क्या होगा 81% डीसी होगा, 19% क्या होगा एसी होगा। तो मतलब आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा अच्छा कन्वर्जन करता है। वहाँ क्या था 45 हाफ वेव से 45.5% डीसी था, और हमको क्या मिल रहा था
59.5% AC मिल रहा था, तो वो कितना खराब कन्वर्जन कर पा रहा था, यहाँ इतना अच्छा कर पा रहा है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं, हम लोग देखेंगे पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है। आपको बताएगा जब पीक इन्वर्स वोल्टेज क्या होता है कि जब रिवर्स बायस में काम करेगा रेक्टिफायर तो उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। तो जब D1 रिवर्स बायस होगा तब -Vm साइन अल्फा उसका पीक होगा, जब D2 होगा तब भी -Vm। अगर दोनों को हम देखें तो हमको टोटल कितना -2 Vm बाय साइन अल्फा मिल रहा है। तो इसका मतलब जब भी पीक इन्वर्स होता है तो 2 Vm बाय साइन अल्फा हमारा जो मैक्सिमम पीक होगा, मैक्सिमम वोल्टेज होगा, तो इसका मैक्सिमम क्या हुआ 2 Vm। वहाँ क्या मिल रहा था Vm इकलौता। इसका ये एक डिसएडवांटेज है कि हमको Vm मतलब पीक इन्वर्स ज़्यादा मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमको जो पीक इन्वर्स वोल्टेज से ज़्यादा हमको जो डायोड चूज करना पड़ेगा उसका जो ब्रेकडाउन होना चाहिए वो पीक इन्वर्स से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि तभी सेफ ऑपरेट कर पाएगा। और हमको ज़्यादा ब्रेकडाउन वाला वोल्टेज अगर लेंगे तो हमको क्या है बहुत कॉस्टली भी पड़ जाएगा। तो ये इसका डिसएडवांटेज क्या है कि इसका पीक इन्वर्स वोल्टेज ज़्यादा होता है कंपेयर टू हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता था Vm। अब नेक्स्ट मूव करते हैं ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर कैलकुलेट करते हैं टफ। तो टफ क्या होता है, रेशियो होता है पावर डीसी आउटपुट पावर और AC रेटिंग ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ये हुआ टफ इन प्राइमरी वाइंडिंग। हम लास्ट टाइम हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ सेकेंडरी वाइंडिंग का देखे, यहाँ हम लोग दोनों देखेंगे डीसी आउटपुट पावर अपॉन AC रेटिंग ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ठीक है, तो अब क्या है प्राइमरी वाइंडिंग का अगर AC रेटिंग क्या होता है V RMS इंटू RMS, क्योंकि AC रेटिंग है तो RMS वैल्यू की बात करेंगे। तो V RMS क्या हुआ Vm/√2, RMS क्या हुआ M/√2। हमको क्या मिल गया Vm/2। PDC आपको पता है, ठीक है, I² DC इंटू RL हम यह पुट कर दिए। अब Vm क्या था हमको, Vm बराबर क्या हम लिखे थे IM इंटू RF, या IM क्या लिखते Vm/RF प्लस RL। तो इसी को पुट कर दिए तो हमको क्या मिल गया IM²/2 RF इंटू RL। ठीक है, इससे यहाँ से हम IM² कट कर दिए तो ये फिर ऊपर चल गया 8RL/π² इंटू RF प्लस RL। ये हमको मिल गया टफ। तो मैक्सिमम टफ हमको क्या मिल रहा 0.81 टफ प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस हमको मिला ये 0.81। अब हम सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए अक्रॉस कैलकुलेट करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है PDC अपॉन AC रेटिंग सेकेंडरी बाइंडिंग, क्योंकि सेकेंडरी बाइंडिंग के रिस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। तो जो फुल वेव रेक्टिफायर आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ 2 तो एक का था 0.2x तो 2 का क्या हो जाएगा 0.57। जो टफ हम कैलकुलेट करते हाफ वेव रेक्टिफायर में 0.286 का था सेकेंडरी बाइंडिंग के एवरेज। तो एक डायोड यूज किया तो 0.286 के बाद 2 करेंगे तो इंटू 2 हो जाएगा तो 0.5। अभी हम बहुत जगह देख चुके हैं कि इंटू 2 डायरेक्ट हो जा रहा है। तो एवरेज टफ क्या निकला तो 0.81 जो प्राइमरी वाइंडिंग के अक्रॉस था प्लस सेकेंडरी वाइंडिंग के अक्रॉस था अपॉन 2 एवरेज निकल जाएगा। हमको एवरेज टफ क्या मिल रहा है 0.69। तो यहाँ से हम टफ कैलकुलेट करिए। अब हम लोग इसका रिपल फ्रीक्वेंसी पर कैलकुलेट करेंगे। तो रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी जो आउटपुट वेवफॉर्म का होता है। अब हम देखेंगे टाइम पीरियड ये है इनपुट का, ठीक है, टाइम पीरियड क्या है अगर हम F0 मांगे। अब क्या है टाइम पीरियड, अब क्या है, अब टाइम पीरियड अगर T माने इसका क्या हो जाता है टाइम पीरियड जो आउटपुट हमको मिल रहा है उसका टाइम पीरियड, ये आउटपुट हमको मिल रहा है तो ये क्या हो जाता है टाइम पीरियड आधा हो जाएगा T/2। ठीक है, तो यानी टाइम पीरियड क्या है, टाइम पीरियड ऑफ आउटपुट क्या है हाफ इंटू टाइम पीरियड ऑफ इनपुट। मतलब अगर आउटपुट का टाइम इनपुट का टाइम T है तो हमको आउटपुट का मिल रहा है क्या T/2। आपको पता है T क्या होता है 1/f। अगर हम इसको लिखें तो ये T को क्या लिखें 1/f इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/f 1/2f। यानी हमको देख सकते हैं यहाँ क्या हो रहा है उल्टा कर देते हैं हमको क्या F इक्वल टू, यानी क्या है आउटपुट जो फ्रीक्वेंसी होगा ट्वाइस हो जाएगा। रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है ट्वाइस हो जाएगा इनपुट के। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमको इनपुट फ्रीक्वेंसी भी F0 था आउटपुट भी F0 था। यहाँ इनपुट F0 है तो आउटपुट क्या हो रहा है 2F0। क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड हमको आधा हो जा रहा है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। अब हम लोग इसका एडवांटेज की बात करेंगे तो इसका एडवांटेज आप देख चुके हैं स्मॉलर रिपल फैक्टर होता है। क्या है रिपल फैक्टर स्मॉलर है, इसका मतलब क्या है कि हमको इस जो कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें DC ज़्यादा है। हाइयर एफिशिएंसी आपको मिल रहा है 0.81%, टफ भी हाइयर मिल रहा है, आउटपुट वोल्टेज और करंट भी ज़्यादा मिल रहा है। डिसएडवांटेज क्या है, पहला तो है हाइयर PIV पीक इन्वर्स वजह 2 VM आ जा रहा है जबकि हमको उसमें VM आ रहा था हाफ वेव रेक्टिफायर। और दूसरा डिसएडवांटेज क्या है, इसमें हमको नेसेसरी क्या है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर ही यूज करेंगे। और जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर होता है वो बहुत बल्की होता है जिसके कारण हमको स्पेस ज़्यादा लेगा और महंगा भी होता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज। हम लोगों ने फुल वेव रेक्टिफायर को भी 8 बेसिस पे एनालाइज किया जिसपे हाफ वेव रेक्टिफायर को किया था। होप पूरा वीडियो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, बाय बाय।